निजी व्यापार का मतलब एक तो क्लाइव 200 रुपया मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रहा है, ठीक है। मान लीजिए क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी को 200 रुपया दे रहा है और 200 रुपया इकट्ठा करने में जमींदार का भी भूमिका है। जमींदार भी 30 रुपया 40 रुपया करके बहुत सारा जमींदार क्लाइव को 200 रुपया इकट्ठा करके दिया और क्लाइव क्या किया, वो 200 रुपया जो हुआ वो ईस्ट इंडिया गया। वेलेस्ली के द्वारा एक 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना कर दिया गया इंडिया में, कलकत्ता में, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किसने किया, तो वेलेस्ली ने किया था 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। क्यों किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो है भारतीय परंपरा, संस्कृति, समाज, शिक्षा, सब चीज से इतना तरह का कर बोझ दिया गया, इतना किसानों पे जुल्म किया गया, दस्तकार पूरा छीन हो गया, विऔद्योगिकीकरण का एक दौर चला, इतना कुछ हो रहा है साथ साथ, एक के साथ में इतना कुछ हो रहा है, तो इंडिया कहाँ से तरक्की कर पाएगा। इंडिया अपने लिए कैसे अपना सुदृढ़ व्यवस्था को लागू करने के लिए बहुत ही अलग अलग तरीका से काम किया, जो कि 3 स्तंभ के रूप में जाना जा सकता है, जैसे कि सिविल सर्विस हो गया, जैसे कि सेना हो गया, जैसे कि पुलिस हो गया। तो इस सब के बारे में एक अलग से डेफिनेशन करके एक चार्ट वार्ट बना करके उसको अच्छा तरीका से प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि अब हम लोग इनफ जानते हैं सिविल सर्वेंट, सेना। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नई यूट्यूब वीडियो पे। तो आज का वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का रहने वाला है। हम लोग बहुत सिलेबस के अनुसार सिस्टमेटिक ढंग से चल रहे हैं। ये है आपका जाके ब्रिटिश प्रशासन कैसे अपना यहाँ पे सुदृढ़ किया, कैसे यहाँ पे शासन स्थापित किया, बहुत कुछ हम लोग पहले देख चुके हैं। इससे पहले का क्लास था ब्रिटिश का भू राजस्व सुधार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास वो वाला भी था। इससे पहले का क्लास जो वो नहीं देखे हैं पहले वो देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आओ, ठीक है। ब्रिटिश प्रशासन, उसके बाद यहाँ पे देखना है। ये वाला क्लास रहने वाला है आज का 7th मॉडर्न इंडिया का क्लास 7 रहने वाला, जो कि पार्ट 3 और बीपीएससी दोनों को मैच करते हुए इसको बनाया गया, मतलब कि दोनों काम बन जाएगा, ठीक है। बीपीएससी का सिलेबस यदि अगर आप जाते हो, बीपीएससी का सिलेबस का यदि बात करते हैं, उसमें से हिस्ट्री का जो ऑप्शनल है, हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस यदि देखें, आप लोग को सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, पहले भी हम बहुत बार जिक्र कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका सिलेबस का सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 का भी तीसरा, कल को दूसरा हम बता दिए थे, लेकिन कल को गलत बता दिए थे, ठीक है। तो सेक्शन 2 का 3rd नंबर पॉइंट इसी सब के ऊपर बात करता है। ब्रिटिश का प्रशासन कैसा था, ब्रिटिश का भू राजस्व कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसा था, राजनीतिक स्थिति कैसा था, शिक्षा कैसा था। तो हम लोग भू राजस्व एक टॉपिक हम लोग कल कर चुके हैं, आज को दूसरा टॉपिक है ब्रिटिश प्रशासन। इसके बाद हम लोग देखेंगे शिक्षा और समाज पर क्या क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, सिलेबस का तीसरा नंबर पॉइंट भी हम लोग खत्म हो जाएगा। 1 और 2 नंबर पॉइंट हम लोग का सिलेबस का खत्म हो चुका है, जिसमें कि राज्य सब के बारे में बताना था और रजवाड़ा सब के बारे में बताना था। तो वो सब कैसे ब्रिटिश उसके आधिपत्य कर लिया, वो सब के बारे में चर्चा का बात था। तो हम लोग वो सब कर चुके थे, सबके जगह पे कहाँ कहाँ कैसे कैसे लागू किया गया था, सब कुछ बात हम लोग कर चुके थे। एक इसमें से बचा हुआ है, तो वो डलहौजी का सिद्धांत बचा हुआ है, जो कि डलहौजी का सिद्धांत धीरे धीरे आते आते आगे हम लोग आगे इसको भी कवर कर लेंगे। जब 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे, 1857 का जब विद्रोह पढ़ेंगे, तो वहां पे जो भी राज्य छूटा हुआ है उस सब राज्य को कवर कर लेंगे। पंजाब भी थोड़ा सा छूटा हुआ है, तो वो सब राज्य को 1857 का विद्रोह में हम लोग कवर कर लेंगे, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। तो आज का हम लोग इस चीज पे फोकस करने वाले हैं। बहुत ही ये वाला टॉपिक लिखने में बहुत मेहनत लगा, इसको खोज खोज के सजा सजा के किस तरह आपको समझाया जाए, किस तरह आपको समझ में जब बेहतर तरीका से आ जाए, उस हिसाब से इसको लिखे हैं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं 40 मिनट, अगला 30-40 मिनट एकदम बिना स्किप के एकदम ये वाला वीडियो पे बने हुए रहना। यदि आप ये वीडियो पे घुस ही गए हैं तो लास्ट तक बने हुए रहना, और तब देखना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब खुद में आकलन करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं भू राजस्व व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, मालवाड़ी और रैयतवाड़ी, ये चारों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छा तरीका से। कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश प्रशासन के ऊपर, कैसे ब्रिटिश लोग जो है यहाँ पे इतना लंबा समय तक रूल कर पाए। इसका बहुत कहीं ना कहीं जड़ पहले से ही रोपा जा रहा होगा, तब न इतना लंबा समय तक इन लोग के द्वारा शासन किया जा रहा था। नहीं तो एक संभव ही नहीं है कि किसी को डरा के धमका के 200 साल तक शासन किसी को डरा करके नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक सिस्टमेटिक वे चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग चाहिए कि इस तरह करके हम इसके ऊपर राज कर सकते हैं, डरा धमका करके नहीं कर सकते। तो यही वाला सीन वही चीज का है कि आपको ये वाला आज का वीडियो से आपको पता चलेगा कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बिना डराए हुए भी
भारतीयों को दबा करके रखा था। तो इस सब के मामले में सबसे पहले हम लोग देखेंगे नागरिक सेवा। इसको इसको क्वेश्चन की तरह आप इस तरह ले सकते हैं जैसे कि हम कल वाला क्वेश्चन बताएं उसी तरह ये वाला भी क्वेश्चन बैठ सकता है कि ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था से आप कहां तक सहमत हैं। बहुत तरह तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। या फिर ब्रिटिश प्रशासन व्यवस्था का आलोचनात्मक पहलू को व्याख्या करें, या फिर ब्रिटिश प्रशासन का दोनों पहलू को व्याख्या करें, आलोचनात्मक भी और फिर उसका पॉजिटिव भी। तो बहुत तरह तरह का से इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिपेंड आप पे करता है कि किस तरह से आप समझे, किस तरह से आप लिख रहे हैं। ये वाला समझने के बाद आलोचना भी कर सकते हैं, उसका पॉजिटिव फैक्ट भी दिखा सकते हैं, सब कुछ दिखा सकते हैं। बस बिना स्किप के बने हुए रहना है, ठीक है। तो और एक एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि कार्नवालिस का प्रशासनिक ढांचा के ऊपर विवेचना करें, क्योंकि ये सब कार्नवालिस के अंडर ही आता है। हम आपको बताए थे पहले कि कार्नवालिस के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो इसको आप कार्नवालिस के अंडर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का बात हो गया कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन कैसा कैसा रह सकता है, सब कुछ बात कर लिए, ठीक है। आप वीडियो पे आते हैं क्योंकि ज्यादा देर का समय मिलता नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। पहले देखते हैं नागरिक सेवा, सिविल सेवा, उसका देखेंगे सेना, उसके बाद देखेंगे पुलिस। ये तीन गो मूल रूप ढांचा, मूल स्तंभ था ब्रिटिश प्रशासन को सुदृढ़, सुव्यवस्था और लंबे समय तक काम चलाने के लिए। तीन गो मूल ढांचा कौन कौन? एक सिविल सेवा जिसको कि सिविल सर्वेंट, उसके बाद सेना, आर्मी और पुलिस। ये तीन गो था आपका जाके। तो तीनों के बारे में डिटेल से स्पेशली पढ़ेंगे। सबसे पहले नागरिक सेवा को देखते हैं, जिसको कि सिविल सर्विस, जिसका का तैयारी आप कर रहे हैं उसको बोला जाता है सिविल सर्विस, ठीक है, मतलब कि सिविल सर्वेंट। तो इसको कहा जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्पाती ढांचा कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रह सकता है कि इस्पाती, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्पाती ढांचा किसे कहा जाता है? तो इस्पाती ढांचा कहा जाता है नागरिक सेवा को, सिविल सर्वेंट को इस्पाती ढांचा कहा जाता है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन तो यही है, ठीक है। अब इसका जन्मदाता का बात करेंगे तो जन्मदाता जाहिर सी बात है कार्नवालिस है। कार्नवालिस बहुत सारा जो रिफॉर्म लाया इधर उधर हर जगह पे। आपको कल ही बताए थे कि स्पेशल नियुक्ति किया गया था कार्नवालिस का कि तुम जाओ और इंडिया में जो है प्रशासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से रेडी करो, ठीक है। और ऊपर से जितना तरह का माल, जो कच्चा माल तैयार होके आ रहा है, मतलब कि व्यापार और प्रशासन ये दोनों पे विशेष फोकस देने को कहा गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा कार्नवालिस को, ठीक है। तो वही क्रम में ये यहाँ पे आता है 1788, ठीक है। 1788 से लेकर कार्नवालिस का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है और 88 से बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन काम इनके द्वारा किया जाता है, कार्नवालिस के द्वारा, ठीक है। 1788 से लेकर 1793 तक, 1793 तक। और 93 वह एरा है, 93 वह ईयर है जिसमें कि कार्नवालिस बहुत सारा काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारा काम 93 में ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम कल आपको बताए थे कि इसके बाद इसको इंग्लैंड बुला लिया जाता है, उसके बाद कार्नवालिस का यहाँ से इंडिया से खेल खत्म, ठीक है। उसके बाद में भेजा जाता है, वो अलग की बात है। तो कार्नवालिस ने सबसे पहले क्या किया? कार्नवालिस ने सबसे पहले शक्ति का पृथक्करण पे काम किया, ठीक है। शक्ति का पृथक्करण का मतलब ये है कि हर एक सेक्टर जो है अपने सेक्टर से अलग होगा, मतलब कि जुडिशरी पावर जो है वो लेजिस्लेटिव से अलग होगा। इस तरह से शक्ति का पृथक्करण किया गया कार्नवालिस के द्वारा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये रहा आपका होमवर्क रहा सर कि शक्ति का पृथक्करण किसके द्वारा दिया गया? शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत कौन दिया है? ठीक है, जिसमें कि कार्नवालिस काम कर रहे थे। शक्ति का पृथक्करण पर खास जोर दिया गया। इसने क्या किया? इसने क्या सिविल और फौजदारी ये दोनों व्यवस्था को अलग अलग कर दिया। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि जो बंदा भू राजस्व इकट्ठा कर रहा है वही बंदा फौजदारी कानून भी देख रहा है, वही बंदा भूमि से रिलेटेड सब कुछ देख रहा है, और फिर अदालत का भी जिक्र वही कर रहा है, कोर्ट भी वही है, सब कुछ वही है। लेकिन कार्नवालिस आते हैं, उन्होंने यह देखा कि नहीं, ये वाला नियम सही नहीं है। एक बंदा के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जा रहा है, वो टैक्स भी वसूल करेगा, वो कानून भी बनाएगा, वो उसको निपटारा भी करेगा। तो ये थोड़ा डिफिकल्टीज देखने को मिल रहा था। हालांकि हेस्टिंग के काल से ये सब जितना भी ये चीज है हेस्टिंग के काल से ही आरंभ हो गया था, लेकिन असली जो है असली कार्नवालिस भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो सिविल और फौजदारी को इसके द्वारा अलग कर दिया गया, जो कि मॉन्टेस्क्यू जो दिए हुए थे शक्ति क्वेश्चन पूछे उसका आंसर भी बता रहे, ठीक है। अच्छा, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और पूछ लेंगे। मॉन्टेस्क्यू जो शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत देते हैं, उनके अनुसार कार्नवालिस ने फौजदारी और सिविल और फौजदारी को अलग कर दिया गया। क्या अलग कर दिया गया? ये स्लाइड दिया हुआ, अभी हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि क्या था वो वाला। उसका देखिए, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही सिविल सर्वेंट का
चुनाया जाता था, ठीक है, कि कौन बनेगा कौन नहीं होगा, कौन किस तरह से व्यवस्था करेगा, सब कुछ होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही सब कुछ किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके रिफॉर्म आते गया। कॉर्नवालिस ने ये समझा कि नहीं, ये वाला सही चीज नहीं है, इसमें आगे चल के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, इसीलिए इसको बदलने का कोशिश किया गया था। तो पहले था ईस्ट इंडिया कर्मचारी के द्वारा ही होता था, हालांकि बाद में भी ईस्ट इंडिया कर्मचारी के द्वारा ही होने लगा था, लेकिन बाद आगे चल के खुली प्रतियोगिता का आरंभ कर दिया गया था, ठीक है। 1853 में खुली प्रतियोगिता का आरंभ कर दिया गया था। इसका मतलब ये है कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वो बंदा को नहीं चुनेगा कि तुम आओ, तुम यहाँ प्रशासन करो, तुम यहाँ सब कुछ देखो, तुम देखो। अब ऐसा नहीं किया गया था। अब जो है पर्टिकुलर अब एग्जाम लिया जाता था, खुली प्रतियोगिता सबके लिए वो अवेलेबल था, ठीक है। हालांकि इंडियन को तभी भी नहीं दिया जा रहा था, इंडियन को आगे बताएंगे। इंडियन को केवल 200 तक का 200 तक का जहां तक कानून का निपटारा का बात आता है, वहीं तक सिर्फ इंडियन को हक मिला था। उससे ऊपर कौन था? उससे ऊपर से ब्रिटिश से लोग काम कर रहे थे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वेतन बढ़ा दिया गया। ये बहुत छोटा सा वर्ड है लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है। वेतन बढ़ा दिया गया का मतलब ये है कि उस टाइम पे क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स लोग क्या कर रहे थे उस टाइम पे, सभी जितना जमींदार है उन लोग को अलग से अपना पर्सनल जो है आयात निर्यात का पर्सनल मिल गया था। पर्सनल मिल गया था का मतलब ये है कि पर्सनल व्यापार करने लगे थे। जैसे कि मान लीजिए क्लाइव का टाइम पीरियड का अपन लोग बात करते हैं। क्लाइव क्लाइव का टाइम पीरियड का बात करते हैं, तो क्लाइव के टाइम पीरियड में बहुत सारा ऐसा जमींदार हो गया था जो कि अपना अपना निजी व्यापार किया करता था। निजी व्यापार का मतलब, एक तो क्लाइव 200 रुपया मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रहा है, ठीक है। मान लीजिए क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी को 200 रुपया दे रहा है, और 200 रुपया इकट्ठा करने में जमींदार का भी भूमिका है। जमींदार भी 30 रुपया 40 रुपया करके, बहुत सारा जमींदार क्लाइव को 200 रुपया इकट्ठा करके दिया, और क्लाइव क्या किया, वो 200 रुपया जो हुआ वो ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचा दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस अवसर जमींदार लोग क्या करने लगा, जमींदार लोग ये जो 30 रुपया कमा रहा था, इसके अलावा भी 50 रुपया, हम आपको कल ही बताए थे अस्थायी बंदोबस्त में क्या कर रहा था जमींदार लोग, तो 50 रुपया जो कमा रहा है, 50 रुपया का अपना निजी व्यापार करने लगा था। मतलब कि 50 रुपया का कच्चा माल इंडिया से खरीदा जाता था, और फिर उसको ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अलग फैक्ट्री में भेजा जाता था बनने के लिए, ठीक है। कच्चा माल खरीद के यहाँ औद्योगिकरण हो चुका था, तो यहाँ भेजा भेजा जाता था। इसका मतलब ये है कि उस टाइम के जितना भी तरह का पोस्ट में, जो भी पोस्ट में उस टाइम में व्यक्ति रहे होंगे, इसका मतलब वो लोग अधिकतर को घूसखोरी के दामन पकड़े होंगे, ठीक है। यही बोल सकते हैं कि घूसखोरी पकड़ा जा रहा होगा। सब कोई घूसखोर भ्रष्ट हो चुके होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबको अपना निजी व्यापार करने में ज्यादा बल दे रहे थे। व्यापार ठप हो चुका था। व्यापार अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास व्यापार नहीं हो रहा था, कच्चा माल वहां तक नहीं पहुंच रहा था। अब पहुंच भी रहा था तो निजी व्यापार के द्वारा पहुंच रहा था। मतलब पर्टिकुलर गवर्नर जनरल व्यापार अब नहीं, उतना फोकस नहीं कर रहा था। इसीलिए कॉर्नवालिस को बोला गया कि तुम जाओ और तुम देखो। तो इसने देखा सबसे पहले कि भ्रष्ट यहाँ का आदमी लोग जो है भ्रष्ट हो चुका है, घुसखोर हो चुका है, सबको अपना फायदा देख रहा है, कोई कंपनी का फायदा देख ही नहीं रहा। क्योंकि अल्टीमेटली गोल क्या था, व्यापार को बढ़ाना था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरू से यही गोल रहा है कि व्यापार को किस प्रकार से हम लोग और आगे लेके जा सके, ठीक है। तो इसने क्या किया कि जितना तरह का वेतन है, वेतन मतलब कि जितना तरह का वर्कर सब जो है, ठीक है, वर्कर सबका क्या किया गया, एक स्थिति इकोनॉमिक्स में एक स्थिति आता है कि बाजार नियंत्रण कैसे किया जाए, ठीक है। जब बाजार ठप पड़ जाता है तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए वेतन को कम नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपका कोई इंडस्ट्री है, मान लीजिए कि आप दूध बेचते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप दूध बेचते हैं और दूध का हो गया आपका जाके ठप हो चुका है, दूध को खरीदने वाला मार्केट में पैसा ही उतना नहीं है कि आपका दूध को खरीद सके, और आप फैक्ट्री तो लगा चुके हैं, ठीक है। लेकिन आप क्या कीजिएगा, अपना वर्कर से पैसा कम क्या कीजिएगा, उसको कम पैसा देना स्टार्ट कीजिएगा या उसको ज्यादा पैसा देना स्टार्ट कीजिएगा। थोड़ा इसमें दिमाग में सोचना है कि यदि यदि मार्केट में पैसा ही खत्म हो गया तो कंपनी वाला लोग अपना वर्कर को क्या करेगा, वो ज्यादा पैसा देगा या कम पैसा देगा। वीडियो को पॉज करके ये बात को सोचना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सोच लिए होंगे। अब इसका आंसर देखिए, वर्कर को कम पैसा नहीं दिया जाएगा, वर्कर को दिया जाएगा ज्यादा पैसा दिया जाएगा। अब क्यों ज्यादा पैसा दिया जाएगा? ज्यादा पैसा इसलिए दिया जाएगा क्योंकि जितना ज्यादा पैसा भुगतान उसको होगा, उतना ज्यादा मार्केट में पैसा फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये मालिक है, इसके पास ज्यादा पैसा है, वर्कर के पास कम पैसा, जितना कम पैसा होगा उतना कम दूध खरीदाएगा, ठीक है। उतना मार्केट में कम रेगुलेट होगा पैसा। लेकिन ये अगर ये मूल्य बढ़ा दिया जाए,
यदि वर्कर का पैसा अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 100 रुपया था, यदि यहाँ 150 रुपया हो जाए और उसी तरह करके 100 गो वर्कर्स है, तो सब में 50-50 रुपया करके एक्स्ट्रा अमाउंट होगा, जो कि कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कि मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। होगा कि नहीं होगा? ये इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, जो कि मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। उससे क्या होगा, फिर से बाजार चलने लगेगा, फिर से जो दूध में जो रोक लग गया था, या फिर दूध के बदले सूती कपड़ा ही ले सकते हैं, कुछ भी ले सकता है, तो उसमें जो रोक लगा था फिर से एक एक मतलब कि विकास होते रहेगा, फिर से वो प्रगति पे आ जाएगा, क्योंकि अब जो है वेतन बढ़ा दिया गया है, अब मार्केट में पैसा आ चुका है। यही चीज कार्नोवालिस, क्योंकि हम बताएं कार्नोवालिस थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, इसलिए उसने वेतन को कटौती करने के बदले वेतन को बढ़ा दिया। और बढ़ा दिया, किसको बढ़ा दिया? ये अन्य अन्य जनता के लिए नहीं बढ़ाया था, ये बढ़ाया था जितना तरह का वर्कर काम कर रहे हैं। कौन वर्कर? तो सिविल सर्वेंट के वर्कर, जैसे कलेक्टर हो गए, जैसे कि अन्य सिविल सर्वेंट हो गए। कलेक्टर को 1500 रुपया प्रति माह इनके द्वारा कर दिया गया था, 1500 रुपया प्रति माह बढ़ा करके कर दिया गया था। और इसके अलावा कलेक्टर को क्या किया गया, इसके अलावा जो भी कलेक्टर जिला में जितना भी टैक्स वो लेगा, ठीक है, जितना भी टैक्स लेगा उसका 1% कलेक्टर रख लेगा। उसका 1% कौन रखेगा? कलेक्टर रखेगा। तो जाहिर सी बात है, अब उसको प्रोत्साहन मिल गया, अब कलेक्टर को प्रोत्साहन मिल गया कि अरे यार 1% हम रखेंगे, 1500 रुपया भी हमको मिल रहा है, तो इसका मतलब हम ज्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाएंगे, ज्यादा घुसखोरी नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारी नहीं करेंगे। क्योंकि यदि ज्यादा पैसा आपको मिलेगा तो आप ज्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाएंगे, उसी में हाँ चल रहा है, जिंदगी चल रहा है। लेकिन कार्नवालिस के द्वारा यही सबसे बड़ा काम किया गया कि इसने वेतन को बढ़ा दिया, सबको संतुष्ट रखा गया, जितने भी सिविल सर्वेंट है सबको संतुष्ट रखा गया कि कोई भी इधर उधर काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनका अल्टीमेटली गोल ये था कि व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए। अब व्यापार तब बढ़ेगा जब सिविल सर्वेंट अच्छा से मजबूत से कायम रहेंगे। ठीक है, अभी का मामला में यदि देखा जाए, यदि सब आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, जितना तरह का सिविल सर्वेंट है, ठीक है, अगर वही घुसखोर हो जाएंगे तो इंडिया का तरक्की नहीं हो सकता है, क्योंकि जमीनी लेवल पे वही लोग काम करते हैं। ठीक है, जमीनी लेवल पे वही लोग काम करते हैं, और जब तक जमीनी लेवल अच्छा तरीका से काम नहीं होगा तब तक आगे काम नहीं हो सकता। यही चीज कार्नवालिस समझता है और यही चीज वो इम्प्लीमेंट भी करता है। ठीक है, यहाँ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इतना दूर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। थोड़ा हम लोग आराम से चलेंगे, लेंदी थोड़ा सा होगा, लेकिन लेंदी को एकदम दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि हम आपको अच्छा तरीका से समझा देंगे शुरू से लास्ट तक क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बस दिमाग, बस बने हुए रहना है, वीडियो में बने हुए रहना है, ठीक है। तो नागरिक सेवा में भर्ती वरिष्ठता के आधार पर होगी, वरिष्ठता के आधार पर नागरिक सेवा होगा, क्योंकि क्योंकि कार्नवालिस को चाहिए था ज्ञान। ठीक है, मतलब कि जो भी आए, जो भी उस सिविल सर्वेंट में आए, उसके पास ज्ञान, पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे व्यापार को अच्छा किया जाए, कैसे यहाँ से धन निकाला जाए, कैसे यहाँ से कच्चा माल खरीदा जाए। सब वरिष्ठ होगा तब ना समझ में आएगा कि कैसे क्या क्या किया जाए। इसीलिए उसको ज्ञानी व्यक्ति की आवश्यकता था, इसलिए वरिष्ठता के आधार पर सिविल सर्वेंट का प्रतियोगिता आरंभ किया गया। ठीक है, तो ये सब जब हो रहा था तब एक आगे चल के जो वेलेजली आते हैं, 1800 में वेलेजली का एरा स्टार्ट होता है। तो वेलेजली को ये फील होता है कि जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यक्ति हैं, जितने भी सिविल सर्वेंट हैं, ठीक है, क्योंकि सिविल सर्वेंट में अधिकतर तो ब्रिटिशर्स थे, बहुत नीचे का जो बात करें तो उसमें सिर्फ इंडियन था, बाकी सिविल सर्वेंट अधिकतर कोई ब्रिटिशर्स ही थे। ठीक है, तो वेलेजली के द्वारा ये चीज देखा गया, अपनाया गया, महसूस किया गया कि क्या महसूस किया गया कि जितने तरह के सिविल सर्वेंट है उसको भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज के बारे में यदि उनको पता नहीं चलेगा तो वो कैसे रूल कर पाएंगे, वो नहीं रूल कर पाएंगे। एक दूसरे का समाज संस्कृति को समझ पाने के बाद ही एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित होता है, ये बात ये लोग बहुत अच्छा तरीका से जानते थे। इसीलिए क्या किया गया, वेलेजली के द्वारा एक 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना कर दिया गया इंडिया में, कलकत्ता में। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किसने किया, तो वेलेजली ने किया था 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। क्यों किया था? क्योंकि वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो है भारतीय परंपरा, संस्कृति, समाज, शिक्षा, सब चीज से जुड़े रहे, इसीलिए उसने ऐसा किया था। और एक कारण था कि सिविल सर्वेंट का कहां से उन लोग को प्रशिक्षित किया जाएगा। अल्टीमेटली गोल ये था फोर्ट विलियम कॉलेज का खोलने का कि सिविल सर्वेंट को दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, इसीलिए उसको खोला गया, 1800 में खोल दिया गया, फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया गया। हालांकि ये सक्सेस नहीं होता, बाद में 1806 में इसको बंद करा दिया जाता है। 1806 में हेलोबरी में 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज स्टार्ट हुआ, जिसमें कि
सिविल सर्वेंट को प्रशिक्षण दिया जाने लगा। सिविल सर्वेंट कैसा होगा, कैसा वहां पे जाके रूल करेगा, सब कुछ बताया जाने लगा आपका जाके ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज में। पहले कहाँ बताया जाता था? पहले बताया जाता था फोर्ट विलियम कॉलेज में। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं आगे। 500 पाउंड से अधिक के कार्य में केवल ब्रिटिश रहेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 500 के नीचे में ब्रिटिश लोग नहीं रहेंगे। 500 से नीचे लोग इंडियन लोग संभालेगा, ठीक है। कहीं के 200 हार्डली 300 पाउंड तक का जिक्र किया गया है कि इतना दूर तक इंडियन लोग पहुंचे, उससे आगे इंडियन लोग नहीं पहुंचे, ठीक है। तो इंडियन लोग कहां तक पहुंचे? 300 पाउंड तक पहुंचे। तो ये हो गया आपका जाके सिविल सर्विस का छोटा मोटा डेफिनेशन, छोटा मोटा एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, सिविल सर्वेंट का। तो इसमें हम लोग क्या समझे? जन्मदाता है कॉर्नवालिस। क्यों लाया गया? क्योंकि बहुत ज्यादा घुसखोरी हो रहा था, दोषपूर्ण नीति चलाया जा रहा था और कॉर्नवालिस को भेजा ही गया था। इसीलिए इसलिए इसने सिविल सर्वेंट का प्रतियोगिता आरंभ किया और सिविल सर्वेंट में अलग अलग प्रशासन में अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया गया, जिससे कि सुचारू ढंग से इंडिया का जो प्रशासन चलाया जा सके। ये था आपका जाके सिविल, ठीक है। इसका विरोध नहीं किया गया। हम लोग लास्ट में इसका मूल्यांकन भी करेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए कॉर्नवालिस के द्वारा ये चीज जो हम बताए थे कि सिविल और फौजदारी दोनों को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। सिविल और फौजदारी को अलग अलग कर दिया गया। एक तरफ बोला गया कि तुम सिर्फ राजस्व वसूली करेगा और एक को बोला गया कि तुम सिर्फ मुकदमा देखेगा। यही दोनों था सिविल और फौजदारी। एक तरफ कौन राजस्व वसूली करेगा, एक तरफ फौजदारी मतलब कि सेना संबंधी कानून वानून अदालत वदालत तुम लोग देखेगा। एक अदालत का अलग बनेगा, एक कानून का अलग बनेगा और एक प्रशासन का अलग बनेगा, ठीक है। प्रशासन के लिए तो ये वाला हो गया। उसका देखिए सिविल और फौजदारी में क्या क्या था। सिविल में सबसे नीचे आता है मुंसिफ, सबसे छोटा मुंसिफ, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा, आप क्वेश्चन बैंक पलट करके एक बार देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक सबको लिए या नहीं लिए कि ऐसे हवाबाजी वीडियो देख रहे हैं ना देख रहे हैं। क्वेश्चन बैंक सबको लेके रेडी रखिए, ठीक है। तो सबसे नीचे का कोट आता है मुंसिफ, जिसमें कि 50 रुपए तक का मामला सुना जाता था, ठीक है। मुंसिफ से ऊपर आएगा तो मिलेगा आपको रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार में कितना 200 रुपए तक का देखा जाता था। उसके ऊपर आएंगे तो मिलेगा जिला। ये सबको याद रखना है, ठीक है, ये सबको याद रखना है। आगे आंसर राइटिंग जब हम लोग करेंगे तो आंसर राइटिंग में ये सब का बहुत जरूरी काम पड़ेगा। ये सबको यदि आंसर में बना दिया जाए तो बहुत अच्छा नंबर मिलने का चांस है। तो सबसे पहले मुंसिफ, उसके ऊपर रजिस्टर, उसके ऊपर जिला। जिला में यदि बात करें तो जिला में 4 को बांट दिया गया था। जिला, प्रांतीय जिला में 4 को बांट दिया गया था, जिसमें कि कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना। ये 4 गो था। क्या क्या बोले? कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना। ये 4 गो जिला न्यायालय की स्थापना किया गया था। जिला अदालत जिला अधिका अदालत का स्थापना किया गया था जिला में, ठीक है। उसके और ऊपर जाते हैं तो प्रांतीय अदालत मिलता है, जहां पर कि 1000 रुपए तक का सुनवाई किया जाता है। उसके और ऊपर जाते हैं तो सदर दीवान अदालत, और उसके और ऊपर जाते हैं तो किंग इन काउंसिल, जो कि सबसे बड़ा था। किंग इन काउंसिल ब्रिटिश का सबसे बड़ा काउंसिल था। वहीं पे जो सबसे बड़ा वाला सुनवाई होता था, मतलब कि जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सुनवाई था, तो वो होता था यहाँ पर किंग ऑफ काउंसिल में। आज का इसको सुप्रीम कोर्ट के साथ तुलना आप कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो बोला वही होगा। वही चीज था किंग इन काउंसिल। हालांकि हालांकि इसका नियंत्रण भी वहां इंग्लैंड में बैठे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किया करते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर किंग ऑफ काउंसिल ही सबसे बड़ा था। तो एक बार इसको फिर से रिकैप करते हैं। सबसे पहले मुंसिफ, उसका रजिस्टर, उसके बाद जिला, उसके बाद जिला, उसके बाद प्रांतीय अदालत, उसका सदर दीवानी अदालत, उसके बाद काउंसिल, किंग इन काउंसिल। तो इतना तरह का सिविल में भी इतना तरह का किया गया था निर्माण। सिविल में इतना तरह का निर्माण किया गया था। और 5000 सदर दीवानी अदालत और किंग इन काउंसिल में 5000 तक का वेतन 5000 तक का मामला का निपटारा किया जाता था। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं फौजदारी कानून के ऊपर। फौजदारी में क्या किया गया? फौजदारी में सबसे नीचे रखा गया जिला अदालत को। सबसे नीचे किसको रखा गया? जिला अदालत। जिला लेवल पे जो भी कुछ होगा वो देख रेख होगा, फौजदारी करेगा, ठीक है। उसके बाद किया गया सर्किट कोर्ट। इसका बहुत अहम भूमिका निभाया गया, क्योंकि अलग अलग जगह पे सर्किट कोर्ट का स्थापना किया गया कि कोई भी कानून अगर, मतलब कि कुछ भी अगर इम्प्लीमेंट करना है तो सर्किट कोर्ट से होकर एक बार गुजरना पड़ेगा उसको, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग सर्किट कोर्ट का स्थापना किया गया था। और उसका सर्किट कोर्ट का प्रशासन व्यवस्था जो है एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल बंदा किया करता था। तो कॉर्नवालिस का ऐसा जाल बिछा दिया कि
प्रशासन ढांचा को बहुत हम बता सकते हैं कि पृथक्करण पे ऊपर वो काम कर रहा था, जिसके कारण के सिविल फौजदारी को अलग अलग कर दिया। तो सर्किट कोर्ट एक अहम कोर्ट बन गया था उस टाइम पे। उसके ऊपर देखते हैं तो सदर सदर निजामत अदालत, इसके ऊपर देखते हैं तो सदर सदर निजामत अदालत हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, ये है फौजदारी और ये है सिविल। तो उम्मीद करते हैं कि कार्नोवालिस का नागरिक सेवा मतलब कि सिविल सेवा में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि कलेक्टर का सृजन किया गया। हालांकि पहले कलेक्टर हस्टिंग के ही काल में था, पहले उसका नाम दूसरा कुछ था और उसका नाम बदल के कार्नवालिस ने कलेक्टर कर दिया। ठीक है, तो इतना कुछ इसके द्वारा किया गया और कलेक्टर को स्पेशली राजस्व व्यवस्था दिया गया। राजस्व सौंपना मतलब कि वो सिर्फ क्या करेगा, वो सिर्फ कर सिर्फ लेगा, मतलब रेवेन्यू सिस्टम को वो लेगा। कार्नवालिस का और एक अच्छा काम था जो कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम को जो है उसको बिल्कुल अलग कर दिया गया। लैंड रेवेन्यू सिस्टम और आपका जाके फौजदारी कानून, नहीं इसको ऐसे समझता है ना, लैंड रेवेन्यू सिस्टम मतलब कि भू राजस्व व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था ये दोनों को बिल्कुल अलग कर दिया गया। लैंड रेवेन्यू सिस्टम और प्रशासन व्यवस्था को बिल्कुल अलग कर दिया गया। लैंड रेवेन्यू का सिस्टम को कलेक्टर के हाथ में दे दिया गया। ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम को किसके हाथ में, कलेक्टर के हाथ में दे दिया गया और प्रशासन का जिम्मेदार दे दिया गया सिविल और फौजदारी के हाथ में प्रशासन का जिम्मा दे दिया गया। इससे हम लोग देखते हैं कि एक बहुत अच्छा तरीका से जाल एक बना दिया गया। सिविल सर्विस के दौरान कार्नवालिस के कार्यकाल में बहुत एक अच्छा तरीका से सुदृढ़ एक जाल बना दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कि इंडिया को कैसे जमीनी तौर से मतलब कि पूरा जमीनी लेवल में जाके पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत करने का। ठीक है, मजबूत करने का मतलब कि आप कोई विद्रोह ना कर सके, सबको अपने अपने में मस्त रहे। इसमें इंडियन को भी इसमें काम करने का मौका मिला। हालांकि बहुत काम करने का मौका नहीं मिला इंडियन को, हम आपको बताएं कि अधिक से अधिक 300 तक ये पहुंचा था। ठीक है, उससे ऊपर नहीं पहुंचा पाया था। मतलब मोटा मोटी बोल सकते हैं कि रजिस्ट्रार तक इंडियन आप लोग को देखने को मिलता। उसके ऊपर अगर जाए तो सब ब्रिटिशर्स ही थे। ठीक है, लेकिन फिर भी इंडियन लोग खुश था। क्यों इंडियन लोग खुश था, क्योंकि इंडियन लोग तभी उन लोग को सिर्फ पैसा से लेना देना था। अभी हम लोग आगे आगे जिक्र करेंगे उसका हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं सेना का। ठीक है, ये है दूसरा स्तंभ। ये पहला स्तंभ हो गया नागरिक सेवा। ये तीनों एकदम तीनों जो है ना तीनों स्तंभ है कार्नवालिस के द्वारा स्थापित किया गया। तीनों स्तंभ या हम ये बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के द्वारा लागू किया गया भारत में तीनों मुख्य स्तंभ रहा, जिससे कि प्रशासनिक व्यवस्था बहुत लंबे शासन काल तक चलते रहा। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ कौन हो गया, सेना हो गया। सेना का 3 महत्वपूर्ण काम था। सेना का क्या था, 3 महत्वपूर्ण काम। पहला तो भारतीय शक्ति को दबाएगा। हम लोग बहुत बार देख चुके हैं कैसे वो दबा रहा, मैसूर, मराठा, हैदराबाद, तो अलग इधर उधर देख रहे हैं सब जगह। कौन कौन उसको रोक रहा है, वो रोक रहा है ब्रिटिशर्स का सेना रोक रहा है। ठीक है, और दूसरा बात करें तो विदेशी आक्रमण जो भी होगा वो ब्रिटिशर्स का सेना रोकेगा उसको। विदेशी आक्रमण में हम लोग किसको जोड़ सकते हैं, जैसे कि हम आपको नेपोलियन के बारे में बताएं। टीपू सुल्तान क्या कर रहा था, टीपू सुल्तान मैसूर, हम आप लोग को बताएं, मैसूर बहुत डिटेल से बताएं। उस टाइम पे फ्रांस का दबदबा मतलब कि होने वाला था। नेपोलियन मिस्र तक पहुंच चुका था, वो इजिप्ट होते होते फारस की खाड़ी होते होते इंडिया पहुंचने वाला था। लेकिन इसका जो सेना है वो सेना वहां पर भी काम आया। वो सेना वहां पर भी भेज के उसको ठीक ठाक लुधियाना के आसपास सेना भेजा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसको ठीक किया गया। ठीक है, मतलब कि जो भी सिर उठाता ब्रिटिशर्स के सामने वो सेना से उसको कुचल देने का काम करता था। तीसरा देखेंगे तो आंतरिक खतरे का निपटारा ये किया करता था। आंतरिक खतरे में हम लोग देखते हैं जैसे कि हैदराबाद का आंतरिक खतरा हो गया, अवध का आंतरिक खतरा हो गया, षड्यंत्र एक तरह से बोल सकते हैं, उसको भी सेना के द्वारा दबाने का काम किया गया। तो इतना 3 मुख्य काम था सेना का, इसीलिए इसको बोला गया दूसरा स्तंभ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सिर्फ इसके बलबूते पे आप शासन नहीं कर सकते। इसके बल चलो बहुत अच्छा शासन व्यवस्था आप कायम कर लिए हैं, बहुत अच्छा रूल रेगुलेशन ले आए हैं, लेकिन बीच बीच में जो बदमाशी करेगा उसको देखने के लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। इन लोग के पास उतना पावर ही नहीं है कि उसको कुछ ना कुछ कड़ा दंड दे सकता है। हालांकि यहाँ का जो सर्किट कोर्ट है, ठीक है, हालांकि सर्किट कोर्ट है, सर्किट कोर्ट एक ऐसा कोर्ट था जो कि 2 साल में मतलब ये फौजदारी कानून का पूरा बात कर सकते हैं। ठीक है, दो ये भ्रमणकारी कानून था, मतलब कि 2 साल में इधर उधर देखता था, हुलकता बुलकता था कि कहाँ पे क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। ठीक है, जहां पे गलत होता था इसको दंड स्वरूप हत्या का भी अधिकार था, मतलब कि जान ले लेने का भी अधिकार था आपका जाके फौजदारी में। हालांकि ये वाला जान लेने का अधिकार तब ये पूर्ण होता जब सदर दीवानी अदालत में उसका वकालत होके वहां से पास हो जाता तो। ठीक है,
ये सिर्फ लांछन लगा सकता है कि हम तुम जो है बहुत गलत काम किया है, तुमको हम फांसी दे देंगे, लेकिन अंतिम रूप से यहाँ पे होगा सदर दीवानी अदालत में। ठीक है, फांसी का क्यों मुकदमा, क्योंकि बहुत बड़ा मुकदमा होता है और इंग्लैंड लोग भने मार दे, ठीक है, गोली बंदूक से मार दे, लेकिन फांसी एक सिस्टमेटिक ढंग से होता है। तो वो चीज हो रहा था। तो आंतरिक खतरे को हटाना, हाँ, तो हम ही बता रहे थे कि सेना का होना बहुत जरूरी है। अभी भी हम लोग देखते हैं इंडिया में अभी भी हम लोग जो 2022 का टाइम ड्यूरेशन हम लोग अभी जी रहे हैं, 2022 में भी कितना अच्छा है क्यों ना सुदृढ़ व्यवस्था हो, अच्छा से पुलिस, अच्छा से सेना, अच्छा से व्यवस्था, अच्छा से न्यायिक व्यवस्था, सब कुछ क्यों ना अच्छा हो, लेकिन फिर भी सेना का होना जरूरी है। अभी के तुलना में हम लोग कर सकते हैं तो अभी भी ये सब काम आएगा। भारतीय शक्ति को जीतना, अच्छा ये वाला तो अभी का काम में नहीं आएगा, ये वाला भी हम लोग, फिर देखिए विदेशी आक्रमण, अभी हम लोग का जो सेना विदेशी आक्रमण से प्रतिदिन हर दिन जूझते रहता है। आप लोग को कुछ खबर मिलता है, कुछ तो खबर ही नहीं मिलता, क्योंकि न्यूज वहां तक हम लोग को तक वो चीज नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो अभी का सेना, मेरा मतलब यह है कि सेना बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है, कोई भी देश को आगे बढ़ने में, कोई भी देश को सुदृढ़ करने में, कोई भी देश को मजबूत करने में। तो ये सब चीज जो है आप अपना आंसर में लिख सकते हैं अपने तरीका से। ठीक है, इसका लूप होल हम बता दिए, क्या क्या लूप होल है इसका। लूप आगे जाके हम लोग तीनों का भी लूप होल देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया तीन काम, सेना का क्या क्या तीन काम था हम लोग देख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकांश सेना भारतीय थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को पता होगा कि ब्रिटिश में जो जितना भी सेना है, अधिकांश सेना क्या थे, अधिकांश सेना भारतीय ही थे, क्योंकि इंग्लैंड के पास तो इतना जनसंख्या ही नहीं था जितना कि भारत के पास सेना था। ठीक है, इंग्लैंड के पास उतना जनसंख्या नहीं था, इसीलिए इंग्लैंड वासी मतलब ब्रिटिशर्स जो है, ब्रिटिशर्स चाहते थे क्या कि यहाँ से हम अपना सेना को व्यवस्था करेंगे, यहाँ से सेना को उत्पन्न करेंगे। उत्पन्न करेंगे का मतलब सेना का जुगाड़ करेंगे हम लोग, यहाँ पर से भारत से जुगाड़ करेंगे। और ऐसा ही हुआ, यहाँ पर से इंडियन लोग रेडी हो गए कि हाँ हम लोग करेंगे, हम लोग काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लोग क्यों रेडी हो गए, इसका पीछे भी रीजन है। ये लोग क्यों रेडी हो गए, इसका पीछे भी कारण है। ये लोग रेडी, सबसे पहला बात तो इंडियन लोग ब्रिटिशर्स का मंशा नहीं समझ पाए कि ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये लोग क्या करने वाले हैं, मतलब कि थोड़ा आगे का कॉन्सेप्ट लेके वो लोग नहीं सोच रहे थे। सबसे पहला बात तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि राष्ट्रता की भावना ही नहीं थी वो लोग में। वो लोग नहीं समझ पा रहे थे कि ब्रिटिशर्स जो है इंडिया को गुलाम बना रहे हैं, हमको गुलाम नहीं बना रहे, इंडिया को गुलाम बना रहे हैं। ठीक है, एक एक इंडिया, एक हिंदुस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, राष्ट्रीयता की कोई भावना नहीं थी। पहले भी इस बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं। इसीलिए इंडियन जो है, इसीलिए इंडियन जो सेना है, इंडियन व्यक्ति जो है, उन लोग को बस खाली अपना जीवन व्यतीत करने से लेना देना था। ठीक है, हमरा हमरा जीवन चल रहा है, हमरा दिन चल रहा है, हमरा जिंदगी मस्त में चल रहा है, बस उतने से लेना देना था, क्योंकि एक राष्ट्र का तभी कोई परफेक्ट डेफिनेशन ही नहीं था। तो साथ देने का कारण क्या हो गया, राष्ट्रीयता का अभाव हो गया, भारतीयों की खराब हालत। अब देखिए भारतीयों की खराब हालत क्यों नहीं होगा, उतना दिन से हम लोग देख रहे हैं, अब कल ही पढ़े थे अस्थायी बंदोबस्त, सब हम लोग कल ही पढ़े थे। तो उसमें आप थोड़ा सा अपना माइंड खोल खोल के सोचना है कि उस टाइम पे समाज कैसा रहा होगा। इतना तरह का कर बोझ दिया गया, इतना किसानों पे जुल्म किया गया, दस्तकार पूरा छीन हो गया, विऔद्योगिकीकरण का एक दौर चला, इतना कुछ हो रहा है, साथ साथ एक के साथ में इतना कुछ हो रहा है, तो इंडिया कहाँ से तरक्की कर पाएगा, इंडिया अपने लिए कैसे सोच पाएगा, तभी अवध बंगाल कैसे अपने लिए वो लोग नहीं सोच सकता, क्योंकि तभी खाने के भी लाले पड़े हुए थे। तो खाने का राजा रजवाड़ा लोग तो मस्त से जी रहा था, लेकिन वहां का जो जनता है, वहां का जो समाज है, रीति रिवाज है, वो लोग पूरा चौपट हो चुका था। ठीक है, हस्तकार का बात करें, दस्तकार का बात करें, मतलब कितना जितना समाज में जितना तरह का वर्ग है, सब एक तरह से टूट चुका था, सब एक तरह से बिखर चुका था। इसीलिए उन लोग को पैसा की जरूरत था, उन लोग को अपना दिनचर्या अच्छा करने की जरूरत था। इसीलिए ब्रिटिशर्स के द्वारा एक ऑफर किया गया कि आप लोग सेना में भर्ती हो जाइए, बदले में हम आपको रखेंगे, हम पैसा देंगे, हम खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, बदले में आपको क्या करना है, बदले में मेरे तरफ से आपको बोलना है, जो भी बोलना है, हम जो बोलेंगे बस वही बोलना है। तो इंडियन लोग बोला ठीक है, ये भी अच्छी बात है, हमको खाना वाना मिल गया रहा, दिक्कत वाली कोई बात है नहीं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेगा वही हम करेंगे, दिक्कत वाली क्या बात है। तो इसीलिए इंडियन भी रेडी हो गया। और तीसरा नंबर क्या है कि रोजगार का अवसर उन लोगों को प्राप्त हो गया। ठीक है, जाहिर सी बात है रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। 1857 में, देखिए 1857 में सेना की यदि बात करेंगे तो टोटल सेना था 3,11,400, टोटल सेना 3,11,400। अभी हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग डीपली इसके बारे में आगे बात करेंगे। इंडियन देखिए जिसमें कि 2,65,900 इंडियन। ठीक है, 2,65,900 इंडियन, मोटा मोटी
50,000 या फिर 60,000 के आसपास देखिए, केवल 60,000 ही ब्रिटिश सेना है, बाद बाकी तो सब इंडियन सेना ही है। सेना है कहाँ, सिर्फ इंडियन सेना ही तो है। 60,000 केवल ब्रिटिश के सेना है और इंडियन सेना इतना इतना। आप यहाँ पर कमजोरी समझ सकते हैं कि ब्रिटिशर्स लोग कैसे हावी हो गए। अब ब्रिटिशर्स लोग क्यों जीतते रहे, इसका भी आपको रीजन पता चल रहा होगा, क्योंकि एक इंडियन दूसरा इंडियन का सब खामी कमजोरी सब कुछ जानता है, और वो सेना में इंडियन है, और इंडियन के विरुद्ध इंडियन, इंडियन वर्सेस इंडियन ही युद्ध हुआ स्टार्टिंग से ही। ब्रिटिशर्स वर्सेस इंडियन नहीं हुआ, इंडियन वर्सेस इंडियन हुआ, क्योंकि इधर भी इंडिया का बंदा, इधर भी इंडिया का सेना और उधर भी इंडिया का सेना, इतना फिरकीबाज ब्रिटिशर्स दिमाग लगाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि इंडिया के विरुद्ध इंडिया को लड़ा दो। अब भाई भाई में कहीं लड़ाई होगा तो जीते कोई भी, हानि होगा वही दोनों को, ठीक है, ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये रहा सेना का पूरा। तो इस तरह का सेना व्यवस्था का ढांचा करने के लिए कॉर्नवालिस जो है अपना पूरा जी जान लगा देता है। कॉर्नवालिस केवल सेना में ही योगदान नहीं देते हैं, वो पुलिस में भी योगदान देते हैं। कॉर्नवालिस एक ऐसा उभर करके सितारा सामने आया जो कि कभी भी बात अगर किया जाएगा गवर्नर जनरल के बारे में तो कॉर्नवालिस के बारे में बात किया जाएगा, एक अच्छा और एक बुरा दोनों प्रशासक के रूप में, ठीक है। हालांकि अच्छा काम ज्यादा किया गया, कॉर्नवालिस को अच्छा काम के लिए अधिक याद रखा जाता है। क्यों याद रखा जाता है अच्छा काम के लिए, क्योंकि अभी तक इसके द्वारा जो सिविल सर्विस का जो स्टार्ट किया गया था, अभी तक बहुत सारा कुछ चलता है। कलेक्टर का पद चल रहा है, कानून चल रहा है, अदालत चल रहा है, पुलिस चल रहा है, सेना चल रहा है, सब कुछ कॉर्नवालिस का दिया हुआ अभी तक चल रहा है। हालांकि उसमें हम लोग बीच बीच में रिफॉर्म करते रहते हैं, बीच बीच में हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको जो अच्छा लगता है, मतलब कि उस टाइम पीरियड के अनुसार जो अच्छा रहता है वो लॉन्च करते रहते हैं, लेकिन मूल ढांचा हम लोग बोल सकते हैं कि कॉर्नवालिस के द्वारा जो दिया गया था उसी पे मूल ढांचा डिपेंड करता है। बाद में बहुत सारा परिवर्तन आते रहा, ठीक है। तो पुलिस में भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया कॉर्नवालिस के द्वारा। कॉर्नवालिस को लगा कि सिर्फ प्रशासनिक सेवा में सिर्फ आपका जाके सिविल सर्वेंट और सेना में बदला बदली कर दिया जाएगा तो नहीं हो पाएगा, पुलिस को भी हमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि जमीनी लेवल पर कौन काम करेगा, तो पुलिस काम करेगा। सेना कहाँ काम करेगा, सेना करेगा दूर दराज में, सेना करेगा एक टेरिटरी से दूसरा टेरिटरी अगर मार वार हो रहा है तो सेना काम करेगा। लेकिन एक ही टेरिटरी में अगर कुछ व्यवधान उत्पन्न हो रहा है कि ऐसा चीज जो कि निपटारा नहीं हो रहा, तो या तो ये यहाँ का अदालत फिक्स करेगा, और अदालत से पहले कौन फिक्स करेगा, अदालत से भी पहले पुलिस फिक्स करेगा। यदि पुलिस से नहीं हो पा रहा है तब वो सिविल सर्वेंट के पास जाएगा, तब वो फौजदारी और सिविल में अपना नामांकन देगा। नामांकन का मतलब कि पत्र लिखेगा, ये जो भी करना होगा वो करेगा, ठीक है। एकदम इत्मीनान से आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ब्रेक कर करके हम नहीं बताते हैं, ब्रेक कर करके बताने से क्या होगा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर मजा भी नहीं आएगा, और आप लोग को तो देखना है 10x में ही, मतलब कि 1.5x में ही देखना है आप लोग को, तो क्यों ना 1.5x में ही बोले। इससे आप लोग क्या होगा, नॉर्मल मोड में एकदम देखिएगा, ठीक है। नॉर्मल मोड में ही आप लोग को देखना है, 1.5x में नहीं करना है। हम आप लोगों को बता देते हैं 1.5x में अगर आप वीडियो को करोगे तो हवा जैसा पार हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि हम क्या बोले और आप क्या समझना चाह रहे हैं। इसीलिए इत्मीनान से नॉर्मल मोड में देखना है और एकदम सुनते रहना है, देखते रहना है, जो भी लिखे हैं इसी पॉइंट है उसके अंदर का डील हम बोल बोल के करते हैं, ठीक है। सब चीज आपको यहीं पे मिल जाएगा, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और एक बार ये वीडियो देख लेना है, एक बार बुक देख लेना है, एक बार आंसर राइटिंग कर लेना है। इससे क्या होगा कि उसका पर्टिकुलर उस टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आंसर राइटिंग के साथ सब कुछ खत्म। जैसे कि कल को भू राजस्व व्यवस्था में 4 व्यवस्था हम बताएं, 4 व्यवस्था में आप लोग कितना एक वीडियो देखें, सॉरी बुक देखें, चारों व्यवस्था में क्या गो बुक पढ़े आप, क्या गो बुक नहीं, मतलब कि बुक से कितना पढ़े आप चारों व्यवस्था जो कल बताया, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त, इजारेदारी व्यवस्था, नहीं पढ़े होंगे, पता है नहीं पढ़े होंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दीजिए, ठीक है। थोड़ा पढ़ाई में ध्यान देना और किताब में ध्यान देना है, थोड़ा किताब में क्या लिखा है नहीं लिखा, उससे समझ में आएगा कि लिखना क्या है। हम तो वो नहीं बता रहे हैं लिखना क्या है, हम तो बता रहे हैं कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। लिखना क्या है ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कैसे लिखना है, आलोचनात्मक पहलू को लिखना है या फिर उसका पॉजिटिव फैक्ट को लिखना है, ठीक है। वो लिखने का काम आपको करना है, यहाँ बस हम समझाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि माइंड में पूरा तरह से क्लियरिटी आ जाएगा कि कैसे लिखना है और लिखना क्या ये आप जानिएगा, ठीक है। और कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके यूट्यूब में बोल सकते हैं, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो टेलीग्राम में बोल सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। सभी स्टूडेंट जो भी है, चाहे
चाहे वो बीपीएससी एस्पिरेंट है, चाहे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी है, जो भी इस चैनल पे जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम में जुड़ जाइए। बहुत तरह तरह का हम नोटिफिकेशन देते रहते हैं, बहुत तरह तरह का काम का चीज हम बांटते रहते हैं, जो कि आपको ही काम आएगा। आप एक बार देखिएगा तो काम आएगा। अभी रिसेंटली हम सुबह में ही 1805 के बाद 1805 का भारत का मैप भेजे हैं कि कैसा कैसा भारत था, ठीक है, कहाँ कहाँ पे कौन सा टेरिटरी था, तो वो भेजे, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेना के बारे में भी हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं पुलिस के बारे में। ब्रिटिश शासन का तीसरा सबसे मजबूत स्तंभ था पुलिस, क्योंकि ये जमीनी लेवल पे काम करता था। जमींदारों को पुलिस से मुक्त किया और नियमित पुलिस की स्थापना किया। अच्छा, जमींदारों को पुलिस से मुक्त कर दिया। पहले देखिए क्या था, पहले हम कल ही बताए थे, जमींदार एक ऐसा वर्ग रहा है पूरे के पूरे आधुनिक भारत में जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर एक समय पे रहा। कभी वो कमजोर रहा, कभी कुछ कभी कुछ। जमींदार का प्रवृत्ति हर समय बदलते रहा। ठीक है, तो एक प्रवृत्ति ऐसा उस टाइम का आया जब जमींदार ही करता धरता बन गया। जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में, तब क्या हुआ था कि जमींदार को इतना ताकत मिल गया था कि वही करता धरता बन गया। वही प्रशासन देखता था, वही पुलिस का काम देखता था, वही अदालत देखता था, सब कुछ उसी के द्वारा किया गया था। ऐसा क्यों किया गया था? कल को एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया था, क्योंकि जमींदार को बहुत ज्यादा हक दे दिया गया था। जमींदार को बोला गया था कि तुम हमको पैसा ला के दो, बाद बाकी तुमको जो करना है बारात में जाए, हमको कोई लेना देना नहीं है। ऐसा चीज हम लोग कल ही देख चुके थे। तो जमींदार के पास हक था कि पुलिस का भी काम वही करेगा, मतलब कि कानून व्यवस्था को भी देखने सुनने का काम जमींदार को दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे हमेशा पता चलता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी यदि होगा तो उसको बदला जाएगा। तो ये देखा गया कि जमींदार में थोड़ा मोड़ा घुसखोर हो गया, भ्रष्ट हो गया। क्योंकि जमींदार, हम कल बताए थे कि जमींदार के नीचे 4-5 गो जमींदार, उसका नीचे 3-4 गो जमींदार। तो इसी तरह करते करते जो ये जो बंगाल का वर्धमान का एरिया है, ठीक है, वर्धमान का एरिया 200 200 जमींदार, एक जमींदार को रखा गया, एक के नीचे 200 जमींदार काम कर रहे थे। 200 जमींदार, सबका अपना निजी व्यापार, सबको अपना अपना निजी वो बोल सकते हैं निजी काम करने के लिए, निजी व्यापार, निजी काम, मतलब कि अपना प्रॉफिट के लिए, अपना प्रॉफिट के लिए किसानों पे, दस्तकारों पे, हस्तशिल्प सबके ऊपर खतरनाक जुल्म किया गया। कार्नवालिस का एक मंशा ये अच्छा बात था कि उन्होंने जनता को, किसानों को भी थोड़ा अच्छा सुचारू ढंग से चलाने का व्यवस्था का पर काम किया। ठीक है, ये सब व्यवस्था उन्हीं लोग के लिए किया गया। हालांकि अल्टीमेटली किया गया था अपने लिए, अपने लिए मतलब ब्रिटिशर्स अपने लिए कर रहे थे ये सब, लेकिन ये सब का फायदा कहीं ना कहीं इंडियन को भी पहुंचा। अब जो है, अब इंडियन लोग को उतना जुल्म नहीं सहना पड़ रहा था जितना कि पहले, क्योंकि बहुत सारा रिफॉर्म आते रहा। आप लोग को पता होगा कि 1773 से लेके हर 20 साल में, हर 20 साल में एक न्यू एक्ट पारित होता था, जिससे कि इंग्लैंड का जो सरकार है वो ये चेक करती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाला जो है इंडिया में कैसा शासन कर रहा है, कैसा क्या कर रहा है। अगर कहीं गड़बड़ी कर रहा है तो उसको ठीक किया जाता था। ठीक है, ऐसा 1773 से ही स्टार्ट हो गया था। 1773, फिर 93, 1813, 1833, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्टर एक्ट। ठीक है, तो ये भी चार्टर एक्ट के अनुसार हुआ था। ये याद रखने की बात है। 1853 में जो खुली प्रतियोगिता, 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम आया था, उसके द्वारा क्या किया गया था, खुली प्रतियोगिता का आरंभ कर दिया गया था। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि बार बार बदला जा रहा था, कुछ ना कुछ 20 साल में कुछ ना कुछ रिफॉर्म लाया जा रहा था। वो सब रिफॉर्म क्या है, ये चीज डिटेल से कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हिस्ट्री समझने के लिए, पॉलिटिकल साइंस समझने के लिए। ठीक है, और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी समझने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना तरह का एक्ट आया है। ठीक है, तो नियंत्रण पुलिस की स्थापना किया गया, नियमित पुलिस की स्थापना किया गया। ये भी किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा ही। ठीक है, हालांकि ये और ये दोनों का काम पहले से ही हेस्टिंग के द्वारा आरंभ कर दिया गया था, लेकिन हेस्टिंग पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए थे, कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, और अंततः कॉर्नवालिस ने इस पे सफलता पाई, और कॉर्नवालिस के नाम से ये सब चीज जाना जाता है। ठीक है, 1793 में कॉर्नवालिस कोड लॉन्च किया गया। 1793 में कॉर्नवालिस कोड लॉन्च किया गया, और ये कॉर्नवालिस कोड में यहाँ का प्रशासन के बारे में बहुत कुछ बताया गया। तो इसीलिए कॉर्नवालिस कोड, यदि ये सबका सोर्स यदि पूछा जाए अपन लोग से कि सबका स्रोत क्या है, तो कॉर्नवालिस कोड ही ये सबका स्रोत है। उसी के बारे में, ये सब के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे काम होगा, कैसे क्या होगा, सब कुछ। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, तो भारत
ब्रिटेन से आगे हो गया। पर्टिकुलरली यदि हम पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस एक ऐसा व्यवस्था यहाँ पे लागू किया गया, ऐसा जाल बिछा दिया गया कि कुछ ही समय में ब्रिटेन से हम लोग आगे पहुंच गए। ठीक है, ब्रिटेन में उस तरह का पुलिस व्यवस्था नहीं था जैसा कि इंडिया में पुलिस व्यवस्था को लागू कर दिया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। कैसे लागू कर दिया गया था? जाहिर सी बात है, जनसंख्या ज्यादा है और कॉर्नवालिस का तो दिमाग था कि बहुत दूर दूर तक फैला दिया जाए, एक बहुत बड़ा जाल विस्तारित कर दिया जाए ताकि मेरे जाने के बाद भी ये काम करता रहे। और यही हुआ, 1793 में कॉर्नवालिस के जाने के बाद भी ये काम चलता रहा, जो कि अभी तक चलता है, 2022 तक भी चल रहा है। तो ये काम किया गया। इसके इसके आधार पर एक और दंड संहिता का भी निर्माण किया गया। ये चीज आपका क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता, दंड संहिता जिसको कि आईपीसी बोला जाता है, इंडियन पीनल कोड, इसकी स्थापना कब किया गया ये आपको बताना है। ये हम नहीं बताएंगे, या फिर हो सकता है कि बोलते बोलते यदि मुंह से निकल जाए, हालांकि नहीं निकालेंगे हम भारतीय दंड संहिता के बारे में आपको बताना, कब लॉन्च किया गया, कब इंट्रोड्यूस किया गया। तो भारत ब्रिटेन से आगे निकल गया। उसका देखते हैं, बाद में पुलिस के जिला सुपरिटेंडेंट का भी स्थापना किया गया। अच्छा, अब देखिए एक नया पद का सृजन हो रहा है, वो पद कौन सा है? जिला सुपरिटेंडेंट एसपी आप समझ सकते हैं। ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो एक एसपी का पद निर्धारित किया गया जिसको कि जिला जिला सुपरिटेंडेंट कहा गया। ये क्या था? ये पूरा जिला का हेड इनको बना दिया गया, जिला सुपरिटेंडेंट को पूरा जिला का हेड, लेकिन वो केवल और केवल न्यायिक व्यवस्था देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसा पर्टिकुलर हेड आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। एक कलेक्टर का सृजन किया, तो कलेक्टर तो केवल भू राजस्व ही व्यवस्था को देखा करते थे। इधर सदर निजामत का व्यवस्था किया गया जो कि अदालती कार्यवाही देखा जाता था, ये सब अदालती कार्यवाही देखा जाता था। लेकिन यदि पुलिस की बात करेंगे तो पुलिस में जिला सुपरिटेंडेंट को सबसे हेड बना दिया गया कि वही सब कुछ देखरेख करेगा। ठीक है, इसमें भी भारतीयों को अलग रखा गया, पुलिस में भी भारतीयों को अलग रखा गया। पुलिस में भारतीयों को नीचे के पद में पुलिस को दिया गया, जो कि आगे जाके हम लोग देखेंगे 1857 का क्रांति में क्या भयानक रूप ले लेता है ये चीज। तो इसमें भी भारतीयों को अलग रखा गया। और गांव के लेवल पे चौकीदार को बना दिया गया गांव का हेड। चौकीदार ही पुलिस व्यवस्था को संभालेगा और चौकीदार का भरण पोषण करेगा वहां का गांव वाला। ठीक है, ये छोटा सा बात है जानने के लिए कि गांव में चौकीदार पुलिस व्यवस्था का हेड हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यायिक संगठन, थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि इसमें हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं वही चीज है। कॉर्नवालिस ने 1793 में सुदृढ़ किया कॉर्नवालिस ने 1793 में। सुदृढ़ किया का मतलब ये है कि इसके पहले भी कोई ट्राई कर रहा होगा। तो पहले हम बार बार बता रहे हैं कौन कर रहा था? हेस्टिंग कर रहा था इससे पहले ट्राई। तो हेस्टिंग कर रहा था लेकिन उससे हो रहा था, सफलता प्राप्त उसको नहीं हो रही थी। तो 1793 में कॉर्नवालिस आता। कॉर्नवालिस 1793 में ही बहुत कुछ करके चले गए वो। ठीक है, केवल प्रशासनिक व्यवस्था में ही नहीं, उधर भू राजस्व में भी हम लोग देखे कि अस्थायी बंदोबस्त भी 1793 में ही लागू किया गया था। उसका देखते हैं, कॉर्नवालिस ने दीवानी जज और कलेक्टर को अलग कर दिया। हम बताएं कि कॉर्नवालिस शक्ति का पृथक्करण पे काम कर रहे थे। शक्ति का पृथक्करण का मतलब ही यही है कि जो भी शक्ति रखता है सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। एक बंदा को सब शक्ति निहित नहीं होना चाहिए, सबका शक्ति अलग अलग होना चाहिए। तो इसी में दीवानी जज और कलेक्टर को अलग कर दिया गया। कलेक्टर मतलब कि ये भू राजस्व देखेगा, दीवानी जज मतलब ये अदालती चीज ये देखेगा। ठीक है, मतलब कि स्टार्टिंग में जो बताया हम, लैंड रेवेन्यू और प्रशासन का जो अलग कर दिया गया था, तो लैंड रेवेन्यू देखेगा कलेक्टर और प्रशासनिक देखेगा दीवानी जज देखेगा। ठीक है, उसका सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की जगह बंबई, मद्रास और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हाई कोर्ट का स्थापना कर दिया। ठीक है, मतलब कि अब जो है बंगाल आगे चल के, या कालांतर की बात कर रहे हैं, 1865 का बात कर रहे हैं, ये कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है 1865 में। तब तक 1857 का विद्रोह हो चुका था। 1857 का विद्रोह होने के बाद का ही कहानी है कि 1865 में हाईकोर्ट, जो कि प्रेसिडेंसी, तीनों प्रेसिडेंसी बंगाल, मुंबई और मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसी में हाईकोर्ट का स्थापना कर दिया गया था। अब जो है दीवानी अदालत और सदर निजामत, अब सदर निजामत अदालत अब खत्म हो चुका था। अब ये चीज खत्म हो चुका था। सर्किट कोर्ट के नीचे जो दीवानी के बारे में बता रहे थे, तो वो सब अब खत्म हो चुका था आगे जाके। और उसके स्थान पे क्या किया गया? हाई कोर्ट का स्थापना किया गया उसके स्थान पर। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का टॉपिक का बातचीत, सिलेबस का। एकदम सिस्टमैटिक वे में हम लोग सिलेबस के अनुसार गए हैं। जितना जरूरी है हम लोग उतना ही कैप्चर किए हैं, उससे ज्यादा कैप्चर नहीं किए। इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, और बहुत सारा यदि इसको आंसर के रूप में रेडी किया जाए तो आंसर भी एक बहुत अच्छा तरीका से रेडी हो सकता है इसके बारे में
कि ब्रिटिश प्रशासन, तो सबसे पहले क्या ब्रिटिश प्रशासन भारत में अपना सुदृढ़ व्यवस्था को लागू करने के लिए बहुत ही अलग अलग तरीका से काम किया, जो कि 3 स्तंभ के रूप में जाना जा सकता है, जैसे कि सिविल सर्विस हो गया, जैसे कि सेना हो गया, जैसे कि पुलिस हो गया। तो इस सब के बारे में एक अलग से डेफिनेशन करके एक चार्ट वार्ट बना करके उसको अच्छा तरीका से प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि अब हम लोग इनफ जानते हैं, सिविल सर्वेंट, सेना और पुलिस के बारे में हम लोग इनफ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है, ये इतना कुछ जानने के बाद ही हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं, इसका पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कंटेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, और क्या किस पे हम लोग ज्यादा जोर दे सकते हैं, सबके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी एक मेंस का क्वेश्चन आप लोग का बनता है, जो कि मेंस का क्वेश्चन हम पहले ही बता दिए थे। तो ये रहा आपका होमवर्क। ठीक है, तो 2 होमवर्क हो गया, एक हो गया ये भारतीय दंड संहिता, और ये होमवर्क हो गया मेंस का क्वेश्चन लिखना है। इससे पहले जो होमवर्क दिए थे कल का मेंस का क्वेश्चन भू राजस्व व्यवस्था, ये आप लोग अभी तक लिखे नहीं है। देखिए वीडियो को जो है ना स्टार्टिंग से लास्ट तक बिना स्किप के देखना है, ठीक है, बीच में स्किप नहीं करना, क्योंकि एक वर्ड एक मतलब कि 1 मिनट में बहुत कुछ छूट जाता है। ठीक है, बहुत कुछ हम ऐसा कुछ बता देते हैं जो कि छूट जाएगा, इसीलिए बिना स्किप करके देखना है। और यदि लग रहा है कि हाँ यहाँ पे स्किप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, वहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इतना ही उम्मीद करते हैं ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। पहले हम लोग नागरिक सेवा देखें, सिविल सेवा देखें जिसमें कि कार्नवालिस लागू करता है, जिसमें कि फौजदारी दीवानी अलग अलग हम लोग देखें, कलेक्टर का पद सृजन किया, खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया, उसका सिविल और फौजदारी में सबसे नीचे हम लोग देखें मुंसिफ था, इसका फौजदारी में सबसे नीचे देखे जिला था, मुंसिफ, रजिस्टर, जिला, प्रांतीय, प्रांतीय अदालत, सदर दीवानी अदालत, किंग ऑफ काउंसिल। इधर हम लोग देखते हैं जिला, सर्किट कोर्ट, सदर निजामत अदालत, जो कि ये सब आगे चल के हो गया खत्म। आगे चल के 1865 में लागू होता है हाई कोर्ट। ठीक है, 1865 में क्या लागू होता है? हाई कोर्ट लागू होता है। यही अगर सेना का बात करेंगे तो हम लोग इसमें देखे क्या कि सेना, कितना सेना भारतीय था, वो भारतीय क्यों राजी हो गए थे, सेना का मुख्य कार्य क्या क्या था। उसके बाद यदि हम पुलिस में देखेंगे तो पुलिस में हम लोग देखे थे कि कैसे स्थापना किया गया, भारतीयों को रखा गया कि नहीं रखा गया, और फिर ब्रिटेन इस मामले में कहाँ तक था, भारत कितना आगे पहुंच चुका था। तो हम लोग बहुत कुछ इस बारे में भी बात कर लिए। ठीक है, तो अब हम लोग कल का जो टॉपिक रहेगा ना, कल का टॉपिक रहेगा शिक्षा के ऊपर हम लोग बात करेंगे, शिक्षा और समाज के ऊपर। इससे क्या होगा कि सिलेबस का, हिस्ट्री ऑनर्स का जो ऑप्शनल हम लोग का सिलेबस है, ऑप्शनल सिलेबस का सेक्शन 2 का पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा खत्म, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 हो गया खत्म, अब सेक्शन 3 भी हो जाएगा खत्म। ये 7वां वीडियो, 7वें वीडियो में हम लोग बहुत कुछ कवर कर चुके हैं, इसीलिए हर वीडियो को आपको देखते रहना है एकदम सिस्टमेटिक ढंग से। ठीक है, चलिए तब बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल को। मिल जाए बेहतर तो बेहतरीन की तलाश करो। ठीक है, धन्यवाद।